नमस्कार दोस्तों। हमारे शरीर के अंदर कई तरह की बीमारियां होती हैं। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका असर काफ़ी कम समय तक हमारे शरीर के ऊपर होता है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय तक असर हमारे शरीर के ऊपर होता है। और ये जो रोग होते हैं, कुछ ऐसे रोग होते हैं जो अगर किसी को हुए हैं तो हमें हो जाते हैं, और कुछ ऐसे रोग होते हैं जो फैलते नहीं हैं। तो आज हम संक्रामक और असंक्रामक रोगों के बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे, और समझने के बाद हमें अपने जीवन में इसे उतारना है और कोशिश ये करनी है कि जो चीज़ें आज हमने सीखी हैं वो हम अपने निजी जीवन में भी उसको उतारें और वहाँ से अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ लाभदायी हो ऐसा सीखें। तो सबसे पहले देखेंगे संक्रामक रोग क्या होते हैं। रोग जो किसी न किसी रोग जनित कारकों जैसे प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, वायरस इत्यादि के कारण होते हैं। संक्रामक रोग जो होते हैं वो कौन कौन से रोगाणुओं से हमें हो सकते हैं। प्रोटोजोआ संघ के जो जीव आते हैं उनसे हमें हो सकते हैं, कवक से हो सकते हैं, जीवाणुओं से हो सकते हैं और वायरस से हो सकते हैं। संक्रामक रोग जो होते हैं वो एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलने की क्षमता रखते हैं। कुछ रोगों के उदाहरण हैं मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा। ये सारे जो रोग हैं ये संक्रामक रोग कहलाते हैं। संक्रामक रोग क्या होते हैं? ऐसे रोग जो एक शरीर से दूसरे शरीर में आसानी से फैल जाते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहा जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि संक्रामक रोगों के प्रसार के कारण यानी मुख्य कारण क्या रहा है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि पिछले 50 वर्षों में पूरी दुनिया के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा है उसमें वृद्धि हुई है, जिससे एक देश के लोग दूसरे देशों में जाते हैं। उसकी वजह से पिछले 5 वर्षों में 11 से ज़्यादा बीमारियां फैलने की पुष्टि हुई है। तो एक देश के लोग जो दूसरे देशों में जाते हैं वो संक्रामक रोगों को फैलाते हैं। आज हम जिस बीमारी से पीड़ित हैं, कोरोना से, उसे भी ऐसा कहा जाता है कि ये बीमारी चीन से उत्पन्न हुई, धीरे धीरे वहाँ से सभी दुनिया के सभी देशों में फैल गई और आज दुनिया के सभी देश उससे परेशान हैं। तो इस तरह से जब से ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं शुरू हुई हैं तब से इस तरह के संक्रामक रोग ज़्यादा फैलने लगे हैं, और पिछले 5 वर्षों में 1100 से ज़्यादा बीमारियां फैलने की पुष्टि अभी तक हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने जो 193 देश उनके साथ जुड़े हैं और उनको ये जानकारी देकर उनके लिए इन बीमारियों के लिए टीके लगाने की कि आप टीकों की खोज कीजिए, ऐसी उन्होंने सूचना दी है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है टीके विकसित करने में विषाणुओं के जो नमूने हैं वो एक देश दूसरे देशों से आदान प्रदान करें ताकि इन बीमारियों से लड़ने के लिए टीके बनाए जा सकें। आगे अगर देखें तो इन भी संक्रामक रोगों से सब लड़ने का मुख्य हथियार हमारे पास टीके होते हैं। अगर ये टीके हमें पहले से ही लगा दिए जाए तो हम इन संक्रामक रोगों से बच सकते हैं। सन 1796 में एक ब्रिटिश डॉक्टर थे जिन्होंने मानव शरीर में गाय में होने वाले एक रोग चेचक जैसे विषाणु कोवैक्स को प्रविष्ट कराने के जरिए चेचक का इलाज करने में सफलता प्राप्त की थी। पहले चेचक का जो रोग होता था वो बहुत भयानक तरीके से फैलता था और कई सारे लोग गांव के गांव साफ हो जाते थे। इस तरह से ये फैला था पहले। इस तरह से जो चेचक के टीके का आविष्कार सर्वप्रथम हुआ था और 1980 में
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेचक की समाप्ति की घोषणा कर दी थी, क्योंकि जब से टीके की खोज हुई, टीके की खोज होने के बाद ये रोग पूरी तरह से समाप्त हो गया। उसके बाद मनुष्य ने लंबे अरसे बहुत दिनों तक प्रयास के बाद कई तरह के टीके आज हमारे पास हैं। उनमें जैसे चेचक के टीके, प्लेग के टीके, काली खांसी के टीके और रोहिणी, हनुस्तम, खसरे और पागल कुत्तों को काटने से, पागल कुत्ता जब काट लेता है उससे जो रोग होता है, इन टीकों से के उत्पादन की क्षमता आज मानव ने प्राप्त कर ली है और ये टीके आज हमारे पास उपलब्ध हैं। और सभी देशों के अंदर, लगभग विश्व के सभी देशों के अंदर टीके लगाने पर जोर दिया जाता है। और चीन जैसे देश में ये काम बहुत साल पहले से शुरू हो गया है और इधर तेज़ी से सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए टीकों को लगाने पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और बच्चों को टीका लगाने से ऐसा माना जाता है कि बच्चे बड़े होंगे तो उनका शरीर स्वस्थ होगा और कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी वो आसानी से कर पाएंगे। और अगर वो आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं तो जाहिर सी बात है देश भी मजबूती की तरफ आगे बढ़ेगा। हमारे देश में भी अब जन्मजात बच्चों के लगाए जाने वाले सारे टीके लगभग फ्री में लगाए जा रहे हैं। तो इस तरह से सभी देश टीकों के माध्यम से, टीके लगाकर संक्रामक रोगों को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। कई सारे रोग खत्म भी हो जाते हैं और कई सारे रोग, संक्रामक रोगों के कारण नए रोग भी फैलते हैं। आज पूरी दुनिया कोरोना जैसे रोग से परेशान है, जो संक्रामक रोग है, जो एक शरीर से दूसरे शरीर में बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। और आज लाखों लोग पूरे विश्व में अपनी जानें गंवा चुके हैं। तो इससे हमें अभी आज कई सारे देशों ने कोरोना के टीके तैयार कर लिए हैं। उम्मीद है आने वाले दिनों में ये संक्रामक रोग समाप्त हो जाएगा। अब हम देखेंगे असंक्रामक रोग क्या होते हैं, जिन्हें गैर संचारी रोग भी कहा जाता है। ये रोग क्या होते हैं? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते नहीं हैं। गैर संचारी रोगों में कुछ उदाहरण हैं: पार्किंसन रोग, स्वप्रतिरक्षित रोग, स्ट्रोक, अधिकांश हृदय रोग, अधिकांश कर्कट रोग, मधुमेह, गुर्दे की पुरानी बीमारियां, अस्थि संधियात्री, ऑस्टियोपोरोसिस, अल्जाइमर रोग, मोतियाबिंद और अन्य रोग शामिल हैं। इसमें एक पार्किंसन रोग आपको समझ नहीं आया होगा। पार्किंसन रोग जो है वो तंत्रिका तंत्र से संबंधित एक रोग है। इसके अंदर शरीर के सभी भागों में, सभी अंगों में क्या होता है, कंपन होता है। और हमारे देश में करोड़ों लोगों को इस बीमारियों से पीड़ित हैं। तो ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित एक रोग होता है। तो बीमारियों के बारे में हमने देखा कि ऐसी बीमारियां हैं जो छूने से नहीं फैलती हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं फैलती हैं। गैर संचारी रोग जीर्ण या तीव्र हो सकता है। अधिकांश गैर संक्रामक होते हैं और कुछ गैर संचारी संक्रामक रोग हैं, जैसे परजीवी रोग, जिसमें परजीवी के जीवन चक्र में सीधे मेज़बान से मेज़बान संचरण शामिल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम गैर संचारी रोगों में यानी असंक्रामक रोगों को अगर देखें तो इस तरह के जो रोग होते हैं वो एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलते नहीं हैं। और इससे ये खतरा नहीं रहता कि अगर किसी को रोग हुआ है और वो आपके सामने बैठा है या खड़ा है तो आपको ये रोग हो जाएगा, या आप उससे बातचीत कर रहे हैं तो ये रोग हो जाएगा। इस तरह की कोई संभावना होती नहीं है। रोगों के उदाहरण हमने देखे हैं। और गैर संचारी जो रोग हैं वो विश्व स्तर पर मौत के कारण होते हैं, प्रमुख कारण है। संक्रामक रोगों से भी जाने जाती हैं, लेकिन असंक्रामक गैर संचारी रोगों से जानने बहुत ज़्यादा जाती हैं। 2012 में ये
प्रतिशत मृत्यु का कारण बना था, जबकि 2000 में 60% मृत्यु के लिए जिम्मेदार था असंक्रामक रोग। आंकड़ा देखेंगे फिर से, 2012 में 68% जो लोग थे वो इस रोग से, असंक्रामक रोगों से अपनी जान गंवा चुके हैं, और जबकि 2000 में 60% जो मृत्यु हुई है बीमारियों से, उनमें अकेले 60% की जो लोगों की मृत्यु है वो असंक्रामक रोगों के कारण ही हुई है। इसमें लगभग 70 वर्ष की आयु से कम और आधी महिलाएं भी शामिल थीं। एक व्यक्ति की पृष्ठभूमि है, यानी उसको अपने माता पिता से आनुवंशिक के रूप में कौन से लक्षण उसकी पीढ़ियों में ट्रांसफ़र हुए हैं, उस हिसाब से उसकी पृष्ठभूमि देखी जाती है। जीवन शैली और पर्यावरण जैसे कुछ जोखिम कारक होते हैं जो गैर संचारी यानी असंक्रामक रोगों की संभावना को बढ़ा देते हैं। हर साल तंबाकू के उपयोग के कारण कम से कम 50 लाख लोग मर जाते हैं। 50 लाख लोगों की मृत्यु होती है सिर्फ तंबाकू के कारण। अगर आपके आसपास कोई तंबाकू का सेवन करता है तो उसे समझाइए कि ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है, इससे कैंसर जैसे भयानक रोग होते हैं। उसे हर हाल में तंबाकू छुड़ा ही देना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में हम आंकड़ा देख रहे हैं 50 लाख लोग सिर्फ तंबाकू खाने के कारण मरते हैं पूरे विश्व के अंदर, और लगभग 28 लाख लोग अधिक वजन के कारण मर जाते हैं। दोस्तों, पहले हम सुनते थे कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है, आप हट्टे कट्टे मोटे हैं, तो आपको स्वस्थ माना जाता था, लेकिन आज ये परिभाषाएं बदल चुकी हैं। अगर आज आपका वज़न ज़्यादा है तो कई सारी बीमारियों का कारण हो सकता है, इसलिए आपकी जो जीवन शैली है उसमें परिवर्तन लाएं। सुबह टहलने जाएं, योग को जीवन का अभिन्न अंग बनाएं, और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर करते रहें। बाहर की चीज़ें ना खाएं, तली हुई चीज़ें ना खाएं, ऐसे भोजन ना करें जो शरीर को खराब करते हैं। हरे पत्तेदार साग सब्जियां, शाकाहारी भोजन को जीवन में प्राथमिकता दें। तो इस तरीके से हमने देखा लगभग 28 लाख लोग अधिक वजन के कारण अपनी जान गंवा देते हैं, और उच्च कोलेस्ट्रॉल के कारण। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? हमारी जो धमनी और शिराएं होती हैं वो जब सक्रिय हो जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल उसमें नलियों में जमा हो जाता है, तो ऐसे में अटैक और स्ट्रोक आने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। और इस तरह से कोलेस्ट्रॉल जो होता है, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होने पर हार्ट को बहुत ज़्यादा कार्य करना पड़ता है, और ऐसे में स्ट्रोक आने की संभावनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ जाती हैं। अटैक, जिसे हार्ट अटैक कहते हैं, वो संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो अगर हम अच्छी जीवन शैली अपनाएंगे, अपने भोजन पर ध्यान देंगे, अपने वज़न को कम करेंगे, तो हम बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। और इस तरह से 26 लाख लोगों की मौत होती है सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के कारण। उच्च रक्तचाप के कारण यानी हाई ब्लड प्रेशर के कारण सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं, जिनमें लगभग 75 लाख लोग मारे जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे शरीर में बीमारियाँ होती हैं लेकिन हमें पता नहीं चलती हैं। जैसे जब कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो हमें कुछ उम्र के बाद करवा लेने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे शरीर का जो ब्लड प्रेशर होता है वो एक दिन में नहीं बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और एक टाइम ऐसा आता है जब बहुत सीवियर हो जाता है, और बहुत सीवियर आने के बाद हमें उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। कई बार तो हमें जान भी गंवानी पड़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल में भी यही होता है, ज़्यादा तेल वाला खाने से, ज़्यादा आलसीपन दिखाने से, शरीर को ज़्यादा मेहनत ना करने से इस तरह की बीमारी, इस तरह के रोग हमें हो जाते हैं। कई बार हमने देखा कि हमारे फैमिली का आदमी, हमारे बीच के इंसान एकाएक हमारे बीच से चले जाते हैं। तो अगर आप असंक्रामक रोगों का ध्यान रखें,
आप हाई ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें, आप कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखें, आप तंबाकू का सेवन न करें, आप कोई धूम्रपान ना करें, तो इस तरह से एकाएक मरने की कोई संभावना नहीं होती है। तो इस तरह से हमें, अगर आपके शरीर में किसी भी तरह की बीमारियां हैं या आपको शरीर में किसी तरह का कोई भी दिक्कत महसूस होती है, तो हमें शरीर में रोगों को कभी भी छिपाना नहीं चाहिए। तुरंत ऐसे ही शरीर में कोई चीज़ नहीं होती है, कहीं ना कहीं कुछ तो मिस्टेक होती है जिसके कारण हमें प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह से जो असंक्रामक रोग हैं जो हमारी जान ले लेते हैं, उनके बारे में जानना हमें बेहद ज़रूरी है। जब हम जान पाएंगे तभी हम उनके बारे में सतर्क हो पाएंगे। और अगर आप पहले से सतर्क हो गए तो आप खुद की भी, अपने आसपास की भी, अपने परिवार की और अपने समाज में कई लोगों की जानें बचा सकते हैं, उन्हें जागरूक कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज आप असंक्रामक रोगों के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप इन बातों को दूसरों को भी समझाइए और ख़ुद भी समझिए और अपने जीवन में उतारिए। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।